आज हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल। ठीक है, तो आइए पहले पिछले जो पढ़ा था हमने उसका जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज तारामंडल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है। अगर हम अपना सर ऊपर उठा के देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, तो जो भी हमको दिखेगा वो सारा का सारा क्या होगा, आसमान का हिस्सा है और ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तारों की संख्या, सबसे ज़्यादा कुछ होता है तो क्या है, तारों की संख्या। और तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, ये है आकाशगंगा। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। और उन्हीं किसी आकाशगंगा में से उन्हीं में किसी, जितनी भी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, उनमें से ही किसी एक आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। ठीक है, उन्हीं में से किसी एक में क्या है, हमारा सूर्य है। चलिए, ये हमारा सूर्य बन गया, ये हमारा सूर्य बन गया। और सूर्य क्या है, हमारा सबसे करीबी तारा है। और सूर्य से करीबी तारा कौन सा है, नाम बताएं। सूर्य से करीबी तारा, जिसका नाम क्या था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सबसे चमकीला तारा क्या था, सबसे चमकीले तारे का नाम क्या था, साइप्रस या डॉग स्टार। ठीक है, और जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उसका नाम हमने क्या रखा था, मंदाकिनी। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, जरा बताइए, आकाशगंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। और इस आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। और तारों के पास आप जानते हैं तारा क्या होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। तारों के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, खुद की हीट होती है। तो चूंकि इस आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और 100 के 100 अरब तारों से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा, सभी तारों से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा, तो ऐसा माना गया कि ये सारा का सारा प्रकाश, यानी कि जितने भी स्टार हैं, जितने भी तारे हैं, सभी प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। तो एक ये माना गया कि ये सारा का सारा प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है, ऐसी परिकल्पना की गई। ऐसा होता नहीं है, ये केवल एक मात्र परिकल्पना है। ऐसा माना गया है कि ये सारा का सारा प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है और उस जगह का नाम दिया गया है व्हाइट होल, WHITE, व्हाइट होल। ठीक है, व्हाइट होल कुछ नहीं है, सिर्फ एक परिकल्पना है। ऐसा माना गया है कि जितना भी प्रकाश है आकाशगंगा में, जितना भी प्रकाश है, वो सारा का सारा प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है और उस जगह का नाम क्या है, व्हाइट होल। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक मृत तारा है, अभिनव तारा। जब विस्फोट करता है तो उसके समय बनता है ब्लैक होल। और व्हाइट होल क्या है, एक परिकल्पना है, ये कुछ नहीं है, बस एक परिकल्पना है। ऐसा माना गया है कि सारा का प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है और उस जगह का नाम क्या दे दिया, व्हाइट होल। ठीक है, ये समझ गए आप, ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। अच्छा, अब ये आकाशगंगा है। ठीक, ये आकाशगंगा, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी क्यों रखेंगे इसका नाम, मंदाकिनी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी में हम अपना एक सूरज दिखाएंगे। ये हमारा सूरज है। ठीक, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य के, और सूर्य ही अकेला तारा नहीं है इस मंदाकिनी में। कितने तारे हैं इसमें, 100 अरब तारे हैं। तो सूर्य के इधर भी तारे होंगे, इधर भी तारे होंगे, इस पूरी आकाशगंगा में तारे ही तारे हैं। तो सूर्य के नजदीक जो तारों का समूह है, सूर्य के नजदीक जो तारों का समूह है, उसको हमने क्या कहा था कल, नक्षत्र। और नक्षत्र कितने होते हैं, 27। सूर्य से दूर जो तारों का समूह है, उस तारों के समूह को हम क्या कहेंगे, तारामंडल, तारामंडल। और इस तारामंडल में कितने समूह होते हैं, 89। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन चल रहा है, 89। अच्छा, अब प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि तारे तो पूरी जगह होते हैं, पूरी आकाशगंगा में तारे ही तारे हैं,
तो तारों की संख्या कहाँ ज़्यादा होती है, इन साइडों पर, किनारों पर ज़्यादा होती है या कि सेंटर में ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात और, इसके आकाशगंगा के सेंटर वाले भाग को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्ज। अब बताइए कि तारों की संख्या कहाँ ज़्यादा होगी, किनारे वाले भाग पर या बीच वाले भाग में। इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। तो तारों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वल्ज में होती है, यानी कि आकाशगंगा के सेंटर में तारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सबको नोट करते चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। तारों की संख्या कहाँ ज़्यादा होती है, वल्ज में। वल्ज क्या है, आकाशगंगा का सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, इसमें तारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा बताइए ब्लैक होल कहाँ ज़्यादा होंगे। ब्लैक होल के बनने की, ब्लैक होल क्या होता है, मरा हुआ तारा। तो ब्लैक होल के बनने की संभावना कहाँ पर ज़्यादा होगी, किनारों पर या बीच में। जाहिर सी बात है भाई, जहाँ तारे ज़्यादा होंगे वहाँ ब्लैक होल भी ज़्यादा होंगे, जहाँ तारे ज़्यादा होंगे ज़्यादा मरेंगे, ज़्यादा ब्लैक होल बनने की संभावना होगी। तो ब्लैक होल बनने की संभावना कहाँ है, ब्लैक होल बनने की संभावना भी वल्ज में सबसे ज़्यादा होगी। तो सूर्य के नज़दीक स्थित तारों का समूह नक्षत्र, और सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह तारामंडल, और नक्षत्र के भी अंदर क्या होगा, यहाँ क्या होंगे, ग्रह होंगे। ठीक है, इन्हीं में से एक ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तारामंडल, फिर नक्षत्र मंडल, और फिर पढ़ेंगे हम सौरमंडल यानी कि ग्रह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज तारामंडल से। ठीक है, तारामंडल से स्टार्ट करेंगे। और तारामंडल में तारों के समूह की कितनी संख्या है, 89, यानी कि तारामंडल में 89 तारों के समूह है। तारामंडल क्या है कि तारों के समूह हैं, और वो समूह कितने होते हैं, 89। ठीक है, अब 89 में से 89 तो आपको पढ़ने नहीं है, 89 पढ़ोगे तो पगला जाओगे, सब याद में नहीं रख पाओगे। तो हम केवल उन्हीं तारामंडल के समूह को, उन्हीं तारामंडल को देखेंगे जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं और जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। बाकी 89 का 89 हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं ध्रुव तारा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर स्टार कहते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ध्रुव तारा, जिसे क्या कहेंगे, पोलर स्टार। और ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा चमकीला तारा होता है, उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देगा। और इसी तारे की वजह से अगर कोई रास्ता भटक जाता है समुद्र वगैरह में, अगर कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो हम रात में क्या करते हैं, उत्तर दिशा का ज्ञान किस स्टार को देख के करते हैं, ध्रुव तारे को देखकर करते हैं। अच्छा, ध्रुव तारे को देखने के लिए क्या होता है, दो हमको और तारामंडल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उन तारामंडल को क्या कहेंगे, सप्तऋषि। इसको देखने के लिए कौन सहायक होता है, सप्तऋषि जो तारामंडल होता है वो ध्रुव तारे को देखने के लिए सहायक होते हैं। सप्तऋषि में कितने तारे होंगे, 7। ध्रुव तारा सिंगल तारा होता है, उत्तर दिशा में होता है, इसे पोलर स्टार कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा तो आपका कौन सा है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा डॉग स्टार या साइप्रस, लेकिन तारामंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा होगा, ध्रुव तारा होगा, और ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकेगा। ठीक, इसको देखने के लिए, इसकी देखने में सहायता करने के लिए हमको एक दूसरा तारामंडल पढ़ना है, इसका नाम है सप्तऋषि। और सप्तऋषि तारामंडल में तारों की संख्या 7 होती है, इसीलिए हम सप्तऋषि कहते हैं। और सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद सप्तऋषि, और एक होता है लघु सप्तऋषि। बृहद मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। सप्तऋषि को कहते हैं उर्सा, और मेजर मीन्स होता है बड़ा, और माइनर मीन्स होता है छोटा। बृहद सप्तऋषि यानी कि उर्सा, मेजर, लघु सप्तऋषि, उर्सा, माइनर। सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों में तारों की संख्या कितनी होगी, 7। दोनों में तारों की संख्या कितनी होगी, 7। ठीक, अब देखिए कैसे सहायता करता है ये पोलर स्टार को पहचानने में। ये देखिए हमने बनाया यहाँ उर्सा माइनर। उर्सा माइनर क्या होता है, देखिए तारों की संख्या होगी 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो
ऐसे 4 स्टार होंगे, फिर 3 स्टार आगे होंगे और इसी के ठीक आगे दिखाई देगा आपको पोलर स्टार। यानी कि उर्सा माइनर के ठीक सामने कौन सा स्टार दिखाई देगा? पोलर स्टार, ध्रुव तारा। और जो उर्सा मेजर होगा उसका आकार बड़ा होगा। देखिए ये बिल्कुल सेम साइज के बन गए हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा होगा। इस तरह से होगा, दूर दूर। ये ऐसे दिखाई दे बनाए समझाने के लिए बनाए गए हैं। ये बहुत दूर दूर होते हैं, आसानी से दिखते भी नहीं हैं। ठीक है। उर्सा माइनर का मतलब तारे तो 7 ही होंगे लेकिन पास पास होंगे। उर्सा मेजर का मतलब है तारों की संख्या 7 होगी और दूर दूर होगी, इसलिए उसको उर्सा मेजर कहा जाता है। और उर्सा मेजर के ठीक सामने दिखाई देगा आपको पोलर स्टार। समझ में आ रहा? उर्सा माइनर के ठीक सामने और उस उर्सा मेजर के ठीक पीछे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस तारामंडल के ठीक सामने ध्रुव तारा होता है? तो किसके सामने होता है? उर्सा माइनर के। किस तारामंडल के ठीक पीछे ध्रुव तारा होता है? तो किसके होता है? उर्सा मेजर के। ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपको एक और पढ़ना है, हंटर स्टार। ठीक है। हंटर स्टार इसका नाम नहीं है, इसका नाम है ओरियन, ORION, ओरियन। हंटर स्टार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति एक हंटर के समान होती है, एक शिकारी के समान दिखाई देती है। देखिए ये इसका यहाँ चित्र बनाया गया है। ये देखिए, देखने में लग रहा है कि ये इसके पैर हैं, ये सर है, ये हाथ में धनुष बाण लिए है, ये भाला लिए हुए है और ऐसा लग रहा है कि भाला और धनुष बाण लेके किसी का शिकार करने जा रहा है। इसीलिए इस स्टार को हम क्या कहते हैं? हंटर स्टार कहते हैं। ठीक। लेकिन इसका नाम क्या है? ओरियन। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्टार है जिसका आकार एक शिकारी के आकार का होता है, एक हंटर के आकार का होता है? तो उसका नाम आपको क्या बताना होगा? ओरियन। ठीक है। ये हो गया आपका हंटर स्टार। इसके बाद एक और प्रश्न पूछता है। देखिए, तारामंडल क्या है? तारों का एक समूह है। ठीक है। तो गांव में भी समूह होते हैं, टोलियां होती हैं, स्कूलों में टोलियां होती हैं, स्कूलों में भी हमारे समूह बन जाते हैं, लड़कों का ग्रुप बन जाता है। तो किसी ग्रुप में कम लड़के होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी क्या है? तारामंडल। तारामंडल क्या है? मंडल से ही पता लगता है, समूह है तारों का। तो तारामंडल तारों का समूह है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि कौन से तारामंडल में तारों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ध्रुव तारा सिंगल है, सप्तऋषि में तारों की संख्या 7, हंटर स्टार लगभग 15 से 16 स्टार होते हैं इसमें। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो स्टार होते हैं वो होते हैं हाइड्रा। हाइड्रा तारामंडल में तारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका तारामंडल। तारामंडल में आपको बस इतना ही पढ़ना है। इन्हीं तारामंडल से, ये 4 तारामंडल हैं, इन्हीं तारामंडल से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे कि ध्रुव तारा को देखने में कौन सा तारा सहायक होता है, तारामंडल सहायक होता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, ये सभी जानते हैं। ध्रुव तारे को देखने के लिए कौन सा तारामंडल सहायक होता है? सप्तऋषि। ध्रुव तारा किस तारामंडल के सामने होता है? ध्रुव तारा किस तारामंडल के पीछे होता है? किस तारामंडल की आकृति हंटर के समान होती है? और वह कौन सा तारामंडल है जिसमें तारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ज़्यादातर चर्चित यही तारामंडल हैं, इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। बाकी और किसी से सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे नक्षत्र। क्या देखेंगे? नक्षत्र। इसी नक्षत्र पर आधारित है आपकी ज्योतिष, जिसमें आपको बताया जाता है कि घर का दरवाज़ा किधर रखना है, दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, घड़ी किधर टांगनी चाहिए। ठीक है। घर का दरवाज़ा किस ओर होना चाहिए, ये सब, किसकी शादी कब होगी कि नहीं होगी, हाथ वाथ देखना, सब इसी पर। किस पर शनि का साया है, ये सब किस पर आधारित होता है? नक्षत्र पर। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।